हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपकी इंट्रोडक्टरी ऑफ सोशियोलॉजी क्लास है और बहुत से बच्चे हैं जो समाजशास्त्र के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बीए और एमए में काफ़ी उन्होंने तैयारी की है समाजशास्त्र को लेकर के, बट उनका जो स्टार्टिंग का जो फेज है समाजशास्त्र का लेकर के इसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आपको समाजशास्त्र के बारे में, उनके उद्भव और उद्विकास के बारे में, किस तरीके से समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आया उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आया बेटा, विषय में आप देखोगे एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में किस तरीके से आया है। तो हम यहाँ फ्रांस की क्रांति का जिक्र जरूर करेंगे और फ्रांस जो यूरोपियन रीजन में एक नई डायरेक्शन को लेकर के जाना जाता है। जिस भी स्टार्टिंग की यूरोप से स्टार्ट होगी तो फ्रांस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि फ्रांस में जो 18वीं शताब्दी है वहाँ पे राजतंत्र का बोलबाला था और राजतंत्र वहाँ पे चल रहा था। आप देखोगे राजतंत्र में ये होता है कि किसी राजा के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, शासन अच्छे से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट फ्रांस का जो एक साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति के कारण वहाँ की जो इंटरनल कंडीशन थी वो इंटरनल कंडीशन थोड़ी कमज़ोर हुई और वहाँ के लोगों में जो गरीबी है वो थोड़ा सा डाउन लेवल पे आई। और आप देखोगे कि जो राजा था वहाँ पे, अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर के 3 पॉइंट में हम वहाँ डिस्कस करते हैं, 3 स्ट्रेटा की बात करते हैं, 3 लेयर की बात करते हैं। एक आपका जो प्रिंस था, शासक था। दूसरा जो स्तर है वो पादरी और सामंत को लेकर के है, सामंत जिनके पास में काफ़ी लैंड है और वो काफ़ी एक पावरफुल उसमें है। और तीसरा है आपका कॉमन मैन को लेकर के। कॉमन मैन जो है वो आम वर्ग था और कॉमन मैन को ही वहाँ पे एक टाइथ नामक टैक्स था, उसको पे करना होता था। और ये टाइथ नामक जो टैक्स है ये किसी भी व्यक्ति की इनकम का 1/10 गवर्नमेंट को पे करना होता था। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हम राज्य की बात करेंगे, राज्य और व्यक्ति की बात करेंगे। तो राज्य और व्यक्ति को आपको जरूर समझना है। जो बच्चे इस लेवल पे जा कर के तैयारी करते हैं तो राज्य को वहाँ समझाना नहीं है हमें, फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको बता रहा हूँ। राज्य की जो 4 विशेषताएं आपकी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन आपका, निश्चित भूभाग और संप्रभुता और सरकार, ये आपकी 4 विशेषताएं हैं। जब किसी निश्चित भूभाग में कोई जनसंख्या निवास करती है वो आपका क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि राज्य का जो कार्य है वो व्यक्ति को कंट्रोल करना है, गवर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ राज्य की जो उत्पत्ति थी, यहाँ पे लोगों के माइंड में जो राजतंत्र चल रहा था, राजतंत्र में एक कॉमन चीज़ ये होती है कि राजतंत्र में लोगों को है कि जो राजा है हमारा वो प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी आज्ञा का हमें पालन करना है। तो यहाँ राजतंत्र इसलिए लोगों को चल रहा था कि लोगों की कॉमन सेंस में ये एक चीज़ डाली गई थी, उन्हें ये बताया गया था कि राजतंत्र एक अच्छी चीज़ है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, इसके अलग और कोई ऑप्शन है नहीं। बट आप देखोगे इसी टाइम पे आपकी 3 बुक आती हैं, जॉन लॉक की बुक आती है, रूसो की बुक आती है आपकी। ठीक है, अब ये जो बुक आई है, ये साहित्य जो आया है, तो यहाँ के कॉमन मैन जो लोग हैं उनकी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हुई। और यहाँ पे हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, रेनेसा की बात करते हैं, एनलाइटमेंट की बात करते हैं कि लोगों के दिमाग की बत्ती यहाँ पे जल गई कि आप देखोगे कि राजतंत्र ही एकमात्र शासन का स्वरूप नहीं हो सकता, इससे बेटरमेंट भी हो सकता है। और राजा कोई ऊपर वाले का या गॉड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, राजा से बेहतर भी सरकार हमारी हो सकती है। और उस बुक के द्वारा, उन साहित्य के द्वारा आम लोगों को ये समझाया गया कि राजा का शासन बेहतर शासन नहीं है। और आप देखोगे इससे बेहतर शासन है कि आम लोगों का शासन हो, एक डेमोक्रेटिक आपकी सरकार बने। और यहाँ पे 3 वर्ड आपके आते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात जो होती है वो फ्रांस की क्रांति की देन होती है। अब आप देखोगे कि जो ये इंपॉर्टेंट फीचर जो लोगों के दिमाग में रिप्लेस हुई, इस रिप्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट आया वो आपका आया फ्रांस की क्रांति को लेकर के। फ्रांस की क्रांति हुई, आम लोगों ने बगावत की और आप देखोगे फ्रांस का एक बास्तिल शहर हुआ करता था उस टाइम, और बास्तिल शहर पे आक्रमण किया और वहाँ की जो हथियार थे सरकार के वहाँ लूट लिए गए और आप देखोगे तख्ता पलट हुआ। और जो उस टाइम पे लुई 17वां था आपका शासक था, उसको वहाँ पे आप देखोगे फांसी पे लटका दिया गया। आप देखोगे देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया उन पे और एक तख्ता पलट हुआ और एक आम सभा बनी। आप देखोगे ये जून में क्रांति हुई है 1789 में, 89 में।
और 91 में यहाँ एक संविधान सभा बनी, और आप देखोगे वीमेन राइट की जब हम बात करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता है महिलाओं को वोटिंग के अधिकार मिले और यहाँ पे एक लोकतंत्र प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, अब आप देखोगे जब ये सारा घटनाक्रम फ्रांस में हो रहा था तो यहाँ पे एक सेंट साइमन थे। सेंट साइमन एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में समाजशास्त्र में अपना नाम रखते हैं, जो हमारे समाजशास्त्र के जो पिता कहे जाते हैं अगस्त कॉम्ट, उनके भी गुरु रहे हैं। और यहाँ पे बहुत क्वेश्चन इनको लेकर के पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछते हैं कि अगस्त कॉम्ट के जो गुरु हैं या सचिव हैं उनका नाम बताइए, तो यहाँ पे आप सेंट साइमन को कोट करोगे। और अगस्त कॉम्ट के जो इंटेलेक्चुअल इफेक्ट हैं, इंटेलेक्चुअल थ्योरी हैं, उन थ्योरी पे आप देखोगे कि सेंट साइमन के थॉट का इफेक्ट पड़ता है। सेंट साइमन का विचार था कि जो समाज में उथल पुथल हुई है इसको लेकर के एक अलग विषय स्थापित किया जाना चाहिए। अब आप देखोगे विषय तो स्थापित हो जाता है, बट सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। अब आप देखोगे कि कुछ समय पहले तक जो आज समाजशास्त्र का स्वरूप है, आज समाजशास्त्र की 22+ ब्रांच हैं, ये ब्रांच पहले नहीं होती थी। और अगर हम इतिहास की बात करेंगे, देखो एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से समाजशास्त्र का उद्भव विकास और आज तक किस तरीके से ये पनपा है, विदेशों में किस तरीके से, अमेरिका में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए अमेरिकन साइंस के रूप में हम इसे जानते हैं। तो देखोगे यहाँ पे सेंट साइमन ने थॉट दिया अगस्त कॉम्ट को कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज की जो ये प्रोफाइल बदला है, जो ये स्ट्रक्चर बदली है, इसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करें और इसमें एक अलग विषय के रूप में हम कर सकते हैं, जिसमें कि ये सब्जेक्ट मैटर सोसाइटी की स्टडी हमारी हो जाएगी। अब आप देखोगे यहाँ पे ही थॉट डेवलप होता है और 1818 में सोशल फिजिक्स एक वर्ड देते हैं अगस्त कॉम्ट, और 1818 में सोशल फिजिक्स नाम से एक शब्द दिया गया। बट आप देखोगे कि यहाँ ये शब्द थोड़ा डाइवर्जन हुआ और 1838 में सोशियोलॉजी वर्ड दिया गया। सोशियोलॉजी वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग जो प्रदेश हैं हमारे, उनकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी 2 वर्डों से आपके किन किन से मिलकर बना है। तो सोशियोलॉजी सोशियो प्लस लोगस 2 वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड, कभी कभी यूनानी वर्ड भी पूछ लिया जाता है, इन 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। और सोशियोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो आप देखोगे किसी भी एक्टिविटी को, आप जो समाज में गतिविधियां हैं उनका पीछे क्या कारण है, कोई भी घटना इस तरीके से नहीं घटती कि उसका कोई कारण ना हो, तो उन कारण को स्टडी करना है। और यहाँ पे हम जो भी समाज की गतिविधियां हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, उनके पीछे क्या कारण रहे हैं उनको हम अच्छे तरीके से जानकर उनको एक सिस्टमेटिक वे में हम पता करते हैं। समाजशास्त्र में हम समाज की गतिविधियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो ये आपका 1838 में सोशियोलॉजी वर्ड आ गया। अब आते हैं थिंकर के रूप में समाजशास्त्र के विषय में अगस्त कॉम्ट को लेकर के। अगस्त कॉम्ट को फाउंडर फादर के रूप में जाना जाता है। जब आप नेट जेआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हो तो नेट जेआरएफ में एक क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी से ही पूछा जाता है, और बेसिक जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो अगस्त कॉम्ट को लेकर के आता है। हालांकि जो नेट जेआरएफ का आपका सिलेबस है उसमें इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कहीं पे इसका नाम कोट नहीं किया गया है, स्टार्टिंग होती है हिमायत दुर्खइम से लेकर के। बट जब आपका नेट जेआरएफ का पेपर होगा तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्टरी से मिलेगा और वो सिलेबस में आपका कहीं कोट नहीं किया गया है। तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन नेट जेआरएफ का मिल जाएगा। ठीक है, अब इनके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अगस्त कॉम्ट का कॉन्सेप्ट है आपके लॉ ऑफ 3 स्टेज, चिंतन के 3 स्तर का नियम यहाँ पे अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। लॉ ऑफ 3 स्टेज में ये कहते हैं कि समाज, कोई भी समाज है उसका 3 स्तर से होकर के डेवलपमेंट हुआ है। अभी आप देखोगे पहली स्टेज है यहाँ पे थियोलॉजिकल स्टेज, धार्मिक अवस्था, दूसरी तात्विक अवस्था और तीसरी है प्रत्यक्षवाद। ये TMP के नाम से इसे जान सकते हो, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। इस कोड को बनाने के उद्देश्य ये होता है कि जब बच्चा परीक्षा केंद्र में पहुंचता है तो उसको ये सीक्वेंस भूल जाता है कई बार। और आप देखोगे जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें इतने तक का क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल तरीके से कि ये इस में जो अवस्था है उसका सही क्रम क्या है। तो यहाँ बच्चे जब वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ये कोड आपको वहाँ हेल्प करेगा। TMP थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म अपने आप में एक टॉपिक है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। खैर तीनों स्तर का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। थियोलॉजिकल, धार्मिक अवस्था, जब किसी भी घटना के पीछे हम किसी स्पिरिचुअल पावर और धार्मिक
जो खोज को जिम्मेदार ठहराते हैं, धार्मिक कारण हम उसके पीछे मानते हैं। दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज है, इसमें हम ईश्वर के स्वरूप को अमूर्त में लेकर के मानने लगते हैं और इसके ईश्वर के अमूर्त स्वरूप की हम संकल्पना करने लगते हैं। तीसरी स्टेज जो होती है, जब हम किसी भी घटना का साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अध्ययन करते हैं, ये घटना हमारी कहलाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना, प्रत्यक्षवाद, सकारात्मकवाद या पॉजिटिविज्म कहलाती है। और यहीं से स्टार्टिंग हमारी रिसर्च को लेकर के भी होती है और सोशियोलॉजी को लेकर भी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, किसके द्वारा दिया गया है, अगस्त कॉम्ट के द्वारा। ठीक है, एक टॉपिक आपका लॉ ऑफ थ्री स्टेज कंप्लीट होता है। दूसरा आपका हायरार्की ऑफ साइंस है। हायरार्की ऑफ साइंस में विज्ञानों के संस्करण के रूप में जाना जाता है। विज्ञानों का संस्करण MAPCBS, ये आपको कोड बनाना है। MAPCBS के थ्रू आप देखोगे कि मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे आपका जब सीक्वेंस आती है तो इस सीक्वेंस को आपको सही तरीके से अरेंज करना है। ये आपका नेट JRF की एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी से पहले केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी और इसके बाद आपका सोशियोलॉजी आता है। ठीक है, अब आप देखोगे जब हम इस सब्जेक्ट को लिखते हैं तो सबसे पहले मैथमेटिक्स आता है। तो मैथमेटिक्स आपका सिंपल है और जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे देखेंगे सोशियोलॉजी सबसे नंबर 6 पर आता है, तो सोशियोलॉजी और सभी सब्जेक्ट पर डिपेंड है, यानी कि उनकी थ्योरीज में फॉलो होती हैं। और सबसे ज़्यादा सोशियोलॉजी हमारा बायोलॉजी से इंस्पायर माना जाता है और बायोलॉजी की तमाम थ्योरी हमारी इसमें एप्लीकेबल होती हैं। जैसे आप हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ोगे तो हर्बर्ट स्पेंसर का ऑर्गेनिक जो उद्विकास का सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत है, वो हमारा सोशियोलॉजी में एज इट इज हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिया गया है। योगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं। तो आप देखोगे कि डिपेंडेंसी बढ़ती गई है और कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बढ़ती गई है। देखोगे ऊपर को चलेंगे डिपेंडेंसी घटती जाएगी और जैसे नीचे को चलते हैं तो डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती जाएगी। तो समाजशास्त्र उपरोक्त सभी 5 जो विषय हैं इन पे डिपेंडेंट है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है समाजशास्त्र के इंट्रोडक्शन को लेकर के कि समाजशास्त्र आपका साइंस है या आर्ट है। अब आप देखोगे समाजशास्त्र साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि ये ह्यूमन रिलेशन का, इमोशंस का, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर सकता है। तो हम इसे प्योर साइंस के रूप में नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, और इसे कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच का विषय मान सकते हैं। इसमें डिफरेंट विचारक हैं जिनके कोट आते हैं। ठीक है, और आप देखोगे इसमें 2 भाषाओं की जो अवैध संतान भी बोला है, इस तरीके की स्टेटमेंट आपके आते हैं जो PGT वगैरह की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब यहाँ पे अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र का जब हम डिवीजन करते हैं तो इसे 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक सोशल स्टैटिक्स स्थूल पार्ट है और एक डायनेमिक्स का पार्ट है जो आपका गतिकी है। तो यहाँ से ही आपकी स्टार्टिंग हो जाती है स्ट्रक्चरल फंक्शन की, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव आपका यहाँ से इमर्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सोसाइटी के 2 पार्ट हैं, एक स्थूल है, स्थायी है, और एक आपका डायनेमिक पार्ट है, और इनसे मिलकर के आपका समाज बना है। तो ये 3 टॉपिक आपके अगस्त कॉम्ट के हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट भी इनके ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इनकी बुक आती हैं, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, डी कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। अभी आप जब देखोगे कि जब हम अगस्त कॉम्ट की पूरी जीवनी का अध्ययन करते हैं, पूरा जीवन परिचय देखते हैं और उनके स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइफ स्केच को हम देखते हैं, तो कोई भी विचारक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का विज्ञान इसे हम बोलते हैं। कोई भी विचारक जो है वो अपने सराउंडिंग को लेकर के थॉट प्रोसेस उसका डेवलप होता है और उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के उनके आइडियाज थॉट आते हैं जो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे सोसाइटी में चलते हैं। अभी आप देखोगे पहले जो अगस्त कॉम्ट हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। उसके बाद जब इनकी लाइफ का हाफ पार्ट बीत जाता है तो ये इनकी एक बुक आती है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म। तो मानवता का धर्म जो है आप देखोगे कहीं ना कहीं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बियॉन्ड जा करके इन्होंने ये बुक लिखी है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर के। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी है, यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी का उद्भव किस तरीके से हुआ है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, इतना जो
कहा जाता है अगस्त कॉम्ट को हम समाजशास्त्र का पिता मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया है और ये 2 शब्दों से मिलकर के आपका बना है। ठीक है बेटा, आपके यहाँ पे क्वेश्चन एक और डेवलप होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारक क्या हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल तौर पे आपसे पूछा जा रहा है तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के जो कारण हैं वो आपकी फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति माना जाता है। बट यही क्वेश्चन जब आपका पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बौद्धिक कारक, तो यहाँ पे आप विज्ञानों का सर्वेक्षण आप देखोगे कि विज्ञान, इतिहास का दर्शन और विज्ञान जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका सर्वेक्षण वगैरह इसमें आपके क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बौद्धिक कारक माने जाते हैं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है और अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, उम्मीद है, और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लेकर के टॉपिक कवर कराऊंगा। नमस्कार।